10 मई 1857 की रात मेरठ की छावनी हिंसा की आग में जल उठी। भारतीय सैनिकों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, अपने अफसरों की हत्या की और स्थानीय जेल के ताले तोड़कर उन 85 साथियों को आजाद करा लिया, जिन्हें कैद किया गया था। सुबह होते होते यही सैनिक दिल्ली की ओर लगातार बढ़ रहे थे। कुछ ही घंटों में एक स्थानीय सैन्य विद्रोह धरती के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के लिए एक एग्जिस्टेंशियल खतरे में बदल चुका था। इस अचानक हुए विद्रोह की आधिकारिक ब्रिटिश व्याख्या बेहद सरल थी। औपनिवेशिक अधिकारियों ने दावा किया कि यह केवल एक स्थानीय सैन्य विद्रोह था, जिसकी पूरी शुरुआत इस अफवाह से हुई थी कि नई जारी की गई राइफल्स के कारतूसों पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। गोला बारूद का एक टुकड़ा सैनिकों के विद्रोह का तत्काल कारण जरूर बना, लेकिन इस विद्रोह की असली ताकत दशकों से चले आ रहे व्यवस्थित शोषण से आई थी। ये समझने के लिए कि हथियार के एक छोटे से हिस्से ने हजारों मील तक फैले युद्ध को कैसे जन्म दिया, हमें उन वर्षों के आर्थिक और सामाजिक शोषण को देखना होगा जो इसके पीछे जमा हो चुका था। इस गुस्से की नींव मिट्टी में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवारी जैसी कठोर भूमि राजस्व व्यवस्थाएं लागू की, जिन्हें ग्रामीण भारत से अधिकतम कृषि लाभ निकालने के लिए बनाया गया था। कर की दरें बेहद ऊंची रखी गई। जब फसलें खराब होती तो किसान कर्ज के ऐसे चक्र में फंस जाते जिससे निकलना लगभग असंभव था। वह स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेते और अंततः अपनी पुश्तैनी जमीन तक खो बैठते। ये चार्ट उस व्यापारिक असंतुलन को दर्शाता है जिसे औपनिवेशिक अधिकारियों ने तैयार किया था। ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले भारतीय वस्त्रों पर भारी टैक्स लगाए गए, जबकि ब्रिटेन में बने सामान लगभग बिना किसी शुल्क के भारत में भर दिए गए। सस्ते मशीन निर्मित ब्रिटिश सामानों के सामने भारतीय पारंपरिक कारीगर कंपटीशन ही नहीं कर सके। बुनकरों और कारीगरों के पूरे समुदाय बेरोजगारी और भुखमरी की ओर धकेल दिए गए। लगभग एक सदी तक चले इस निरंतर आर्थिक शोषण के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक साथ कृषि मजदूरों और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग क्लास दोनों को अपने खिलाफ खुद ही कर लिया। जहां आम जनता पहले ही गरीबी और कर्ज में डूब रही थी, वहीं अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं और रियासतों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की एक नीति थी जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति कहा जाता था। आसान भाषा में समझे तो अगर किसी राजा की अपनी कोई संतान नहीं होती थी तो अंग्रेज उसकी रियासत पर अपना कब्जा कर लेते थे। यानी राजा की मौत के बाद उसका राज्य उसके परिवार के पास रहने के बजाय सीधे अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था। इस तरह अंग्रेजों ने एक एक करके कई भारतीय राजाओं की सत्ता, उनकी जमीन और उनकी संपत्ति छीन ली। अवध का अंग्रेजों में मिला लिया जाना इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। अवध कई सालों से अंग्रेजों का साथ देता आया था और कंपनी का वफादार सहयोगी था, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने अवध पर भी कब्जा कर लिया और उसकी अपनी सत्ता ही छीन ली। इसके बाद बाकी भारतीय राजाओं को एक साफ संदेश मिल गया, अगर अंग्रेज अपने वफादार को भी नहीं छोड़ रहे हैं तो उनके साथ रहने से भी कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाली। अब भारतीय शासकों के सामने अंग्रेजों का विरोध करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आर्थिक नुकसान और राजनीतिक दबाव तो था ही, लेकिन इसके साथ भारतीयों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपमान भी सहना पड़ता था। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को अपने से कम समझते थे और अपनी ही जमीन पर भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। वहीं ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों को देखकर लोगों के मन में ये डर पैदा होने लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे उनका धर्म और उनकी पहचान बदलना चाहते हैं। लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज सिर्फ उनकी जमीन और पैसा ही नहीं, बल्कि उनकी आस्था और उनकी पूरी जीवन शैली पर भी कब्जा करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने मंदिरों और मस्जिदों से जुड़ी जमीनों पर भी भारी टैक्स लगा दिए। इससे धार्मिक संस्थाओं की कमाई पर भी असर पड़ने लगा। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाने और विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों के कानून भी लागू किए। ये सुधार अपने आप में अलग मुद्दा था, लेकिन उस समय अंग्रेजों के बाकी रवैये की वजह से लोगों के एक बड़े हिस्से को लगने लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे उनकी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं और उनकी संस्कृति को बदलना चाहते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम करने वाले सिपाही भी आखिर इसी भारतीय समाज का हिस्सा थे। उनके घर परिवार भी वही सब झेल रहे थे जो आम लोग झेल रहे थे। गरीबी, कर्ज और अंग्रेजों की नीतियों का दबाव, यानी वर्दी पहन लेने से उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। ऊपर से अंग्रेज अधिकारी उनके साथ भेदभाव करते थे और भारतीय सैनिकों के लिए बड़े पदों तक पहुंचने के रास्ते भी लगभग बंद थे। वे सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकते थे और जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया तो इसका असर इन सिपाहियों पर और भी गहरा पड़ा। कंपनी की सेना में बड़ी संख्या में सैनिक अवध से आते थे। अवध सिर्फ उनके लिए एक राज्य नहीं था, वही उनके घर थे, उनके परिवार थे और उनकी अपनी जमीन थी। इसलिए अंग्रेजों का अवध पर कब्जा उन्हें ऐसा लगा जैसे अंग्रेजों ने उनके अपने घर और परिवार पर ही हमला कर दिया हो। एनफील्ड राइफल ने पहले से जमा गुस्से को भड़काने का काम किया। इस राइफल्स को चलाने के लिए सैनिकों को कागज की कारतूस को पहले दांतों से काटना पड़ता था। जब सैनिकों के बीच ये खबर फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म और आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद सेना में भी विरोध शुरू हो गया। मंगल पांडे नाम के एक जवान ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अपने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। कुछ हफ्तों बाद मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने भी इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन अब बात सिर्फ कारतूसों की नहीं रह गई थी। सिपाहियों के अंदर पहले से जमा गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। बस अब वो खुलकर बाहर आने वाला था। 10 मई की रात जब मेरठ के सिपाहियों ने हथियार उठाए तो ये सिर्फ कुछ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, ये उस पूरे समाज के गुस्से का विस्फोट था जो लंबे समय से अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों को झेल रहा था। अब लोग चुप रहने के बजाय जवाब देने के लिए तैयार थे। जब मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे तो हालात पूरी तरह बदल गए। अब ये सिर्फ सेना का विद्रोह नहीं रह गया था, बल्कि एक बड़ा आंदोलन बन चुका था। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उस समय के बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इससे अलग अलग जगहों पर हो रहे विद्रोह को एक साझा नेतृत्व और एक पहचान मिल गई। इसके बाद विद्रोह तेजी से उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में फैलने लगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। नाना साहब ने कानपुर में मोर्चा संभाला, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों का विरोध किया, कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुट गई। रानी लक्ष्मीबाई इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पहचान बनकर सामने आई। अंग्रेजों ने हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनका राज्य छीन लिया था, लेकिन रानी ने हार मानने के बजाय किसानों और विद्रोही सिपाहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए और खुलकर युद्ध किया। हालांकि आखिरकार अंग्रेजों की सेना ने 1857 के विद्रोह को दबा दिया, लेकिन अब एक चीज हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अंग्रेजों को ये भ्रम हो गया था कि भारत की जनता चुपचाप उनके शासन को स्वीकार कर चुकी है। 1857 ने इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया था, क्योंकि ये सिर्फ कुछ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, ये उन किसानों, कारीगरों, राजाओं, सिपाहियों और आम लोगों का गुस्सा था जो लंबे समय से अंग्रेजों की नीतियों और शोषण को झेल रहे थे। अलग अलग वर्ग और अलग अलग जगहों के लोग एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसीलिए 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। ये इस बात का सबूत था कि लगभग एक सदी से चले आ रहे अंग्रेजों के शोषण ने आखिरकार बटे हुए समाज के अलग अलग हिस्सों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट कर दिया था।